करारदाद पार्लियामेंट में आती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, क्योंकि करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है। ये किसी के बाप का पैसा तो नहीं है जो देना आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी इलेक्शंस करवा लें। ये तो नहीं हो सकता कि क्योंकि आपको इलेक्शन सूट नहीं करते इस वजह से आप इलेक्शंस के लिए फंड्स रिलीज नहीं करेंगे। इससे ना तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला रिवर्स हो सकता है, ना अनडू हो सकता है, ना इसको बुनियाद बनाकर हुकूमत ये कह सकती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते क्योंकि पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास कर दी है। ना ही इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है, ना ही सेक्रेटरी खजाना, ना ही सेक्रेटरी दफा ये कह सकते हैं। मकसद जमाल साहब सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना है और ताखीर करना है, इलेक्शन को मौखर करना है। 90 दिन से ऊपर तो इंटरिम सेटअप चल ही नहीं सकता। वो तो फिर जमहूरियत की नफी है। वो तो फिर ऐसे ही है कि जैसे कुछ लोग आके यहाँ पर उस असेंबली में केयर टेकर सेटअप में बैठ गए और उसके बाद फिर उन्होंने कब्जा कर लिया और फिर वो जा ही नहीं रहे हैं। वो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ है कि केयर टेकर सेटअप में कुछ लोग बैठ गए हैं और 90 दिन से आगे का उनके पास कोई मैंडेट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो उससे आगे जा रहे हैं, जा रहे हैं और जा रहे हैं और कहते हैं कि जब तक जनरल इलेक्शन की डेट नहीं आएगी तब तक हम हुकूमत करेंगे। इसकी कोई गुंजाइश नहीं आई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था कि पंजाब में इलेक्शंस होने हैं 14 मई को। आज पार्लियामेंट में उस फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। कहा यह गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद करते हैं। वो तो देखें, पहले भी उन्होंने कहा था कि हम कल ही ऐलान कर दिया था कि करारदाद लेकर आएंगे, लेकिन मैंने कल ही कहा था कि अगर कोई करारदाद पार्लियामेंट में आती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, क्योंकि करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है। देखिए, जो लेजिस्लेशन कानून साजी पार्लियामान पास करता है उसकी कानूनी हैसियत है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मिसाल के तौर पे, वैसे आजकल तो ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं, उन्होंने 184(3) की अपील भी लेजिस्लेशन के थ्रू ही इंट्रोड्यूस कराई है पहले। मिसाल के तौर पे अगर आज ये एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पास कर दें और उसमें ये बोलें कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो दुरुस्त नहीं है, वो कानून से आइन से मुतसादिम है, तो उसकी फिर भी कोई कानूनी हैसियत है। ये अलग बहस है कि वो जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ये पास करेंगे उसके वायरीज भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको भी कलअदम करार दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि ये आइन के साथ मुतसादिम है। लेकिन करारदाद की तो बिल्कुल ही कोई हैसियत ही नहीं है ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसी है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर आपने एक रेजोल्यूशन पास कर दी है, तो रेजोल्यूशन की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। इससे ना तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला रिवर्स हो सकता है, ना अनडू हो सकता है, ना इसको बुनियाद बनाकर हुकूमत ये कह सकती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते क्योंकि पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास कर दिया। ना ही इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है, ना ही सेक्रेटरी खजाना, ना ही सेक्रेटरी दफा ये कह सकते। सर मौलाना असद महमूद साहब ये कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट जो है ये वजीर आजम को और काबीना को पाबंद करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने इस करारदाद के जरिए। हो नहीं सकता ना, इस तरह हो नहीं सकता। ये तो फिर मतलब कि ये किस कानून के तहत वो कह रहे थे, या तो बता दें कानून में, आइन में कहीं पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है। मैंने तो आपसे कहा कि अगर ये करना चाहते हैं जो कि मौलाना असद महमूद कह रहे हैं, तो उसके लिए इन्हें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करना पड़ेगा, कानून साजी कर। ये जुबानी कहने से ऐसे थोड़ी हो जाता है। मौलाना असद महमूद खुद पार्लियामेंट तो नहीं है, या वो अकेले पार्लियामेंट की आवाज तो नहीं है। पार्लियामेंट तो मतलब कि आपको पता है कि कितना डायनामिक होता है, उसमें कितनी जमातें होती हैं। आजकल भी जो हुकूमत बनी है वो 13 जमातों से बनी है। गो के ऑपोजिशन पीछे है, इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस पार्लियामेंट ने भी अगर वजीर आजम को पाबंद करना है तो पार्लियामेंट को कानून साजी करनी पड़ेगी, एक कानून पास करना पड़ेगा जो ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं है, लिहाजा वजीर आजम इसको ना माने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी कि सुप्रीम कोर्ट में वो कानून चैलेंज हो जाए, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको असेस करेगी कि ये जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया है क्या ये दुरुस्त है, क्या ये आइन से मुताबिकत रखता है या उससे मुतसादिम है। अगर वो उसे लगेगा कि आइन से मुतसादिम है, सुप्रीम कोर्ट के अमूर में मुदाखलत के मुतरादिफ है, तो वो उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है। लेकिन मौलाना असद महमूद के कह देने से तो कुछ भी नहीं होता ना। सर इन सब को फिर मालूम तो होगा कि कानूनी हैसियत कोई भी नहीं है इस करारदाद की। तो फिर पेश करने की क्या वजह हो सकती है? बस बेस बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने इलेक्शंस को डिले करना है। और डिले करके उन्होंने अब 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी पंजाब में इलेक्शंस होने चाहिए, तो उससे पहले
चले जाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट में, या फिर उस डेट पे, मिसाल के तौर पे 10 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि फंड्स रिलीज करें 21 अरब रुपया पंजाब के इलेक्शंस के लिए, अगर वो नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर में लिखा है ना कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को मुतला करे कि जी फंड्स नहीं। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट को इतला दी जाएगी तो ये चले जाएंगे इस करारदाद को लेके कि देखिए जी पार्लियामेंट ने करारदाद दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा इसकी क्या कानूनी हैसियत है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर आप अमल करें। मकसद जमाल साहब सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना है और ताखीर करना है, इलेक्शन को मौखर करना है, वो कर रहे हैं, चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, ऐसी हरकतें करेंगे। सर मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, हसन अयूब साहब का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। वो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट जो है वो इजाफी ग्रांट का जो बिल है उसको मुस्तरद कर देगी और फिर इलेक्शंस नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ तिलमलाएगी, कुछ कर नहीं सकेगी। ऐसा हो सकता है अगर पार्लियामेंट जो है वो मुस्तरद कर दे इजाफी पैसे देना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? किस बुनियाद पे मुस्तरद करेगी? क्योंकि हम गैर मकबूल हैं, क्योंकि हमें खौफ है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि हमें खतरा है कि हम जीत नहीं सकेंगे, इस बुनियाद पे मुस्तरद करेगी। ये किसी के बाप का पैसा तो नहीं है जो देना आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी इलेक्शंस करवा लें। ये तो रियासत का पैसा है, कौम का पैसा है, सरकारी खजाना है, इसके ऊपर किसी एक शख्स की इजारादारी तो नहीं हो सकती ना। ये तो नहीं हो सकता कि क्योंकि आपको इलेक्शन सूट नहीं करते इस वजह से आप इलेक्शंस के लिए फंड्स रिलीज नहीं करेंगे। अगर इस तरह रियासत चलने लगेगी तो फिर रियासत चलेगी कैसे, ये दूसरा सवाल है। अगर आप वहां पर बैठकर सरकारी खजाने को इस तरह से रोक सकते हैं, उन कामों में पैसे नहीं देंगे जिन कामों में आपको लगता है कि नहीं देने चाहिए, तो यहाँ पे निचले लेवल तक यही कल्चर जो है, पहले भी है, बहुत हद तक है, ये मजीद फरोख्त पा जाएगा। फिर तो कोई कानून नहीं है, फिर तो कोई आइन नहीं है, फिर तो कोई जमहूरियत नहीं है, फिर तो अवाम के वोट की कोई हुर्मत नहीं है, उसका कोई एहतराम नहीं है। तो अगर इसी तरह करना है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा, फिर तो आप तसादुम की तरफ जा रहे हैं और एक खला पैदा कर रहे हैं, और उस खला में फिर केओस ही होगा। सर बज़ाहिर लग रहा है कि तसादुम की तरफ ही हम शिद्दत के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट ऑफ द पाकिस्तान में, जो पार्लियामेंट में और इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी जिस तरह से उनको मुखातिब किया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इससे तो तासुर यही है कि बस लड़ाई का फैसला कर लिया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और लड़ाई बल्कि शुरू हो चुकी है हुकूमत की तरफ से। और जिस तरह के आपने मियां नवाज शरीफ की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि तीनों जजों के खिलाफ रेफरेंस दाखिल होना चाहिए, उसके बाद मरियम साहिबा ने वही बात की, उसके बाद सिटिंग जजेस के हवाले से जो रवैया है, जो जबान है, जो चीजें हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि ये हुकूमत इस वक्त तसादुम चाहती है, और ये चाहती है कि ये मामला डिले हो, चाहे उसकी कीमत जजेस को या इदारे को मुतनाज़ा करके ही क्यों ना चुकानी पड़े, तो वो भी वो करने के लिए तैयार है। क्योंकि अपनी अपनी सोच है ना, अपना सियासी मुफाद इस हद तक अजीज है कि उससे अगर रियासती सतह पे इदारों का नुकसान होता है, वो मुतनाज़ा भी होते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कर रहे हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है, मिसाल के तौर पे अगर वो जमाना होता है जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थी और बन नहीं रही थी, और जो भी सो मोटो एक्शंस हो रहे थे, जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा था, एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ही थी उस वक्त के चीफ जस्टिस को, तो फिर तो नतायज निकलते थे इनके खिलाफ मनफी और कुछ भयानक भी, जैसे कि तायात नाअहली भी होगी। अभी उन्हें वो भी तसल्ली है। अभी यहाँ पे चीफ जस्टिस एक सो मोटो प्रोसीडिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक जूनियर जज कहते हैं कि सो मोटो प्रोसीडिंग्स की समाअत ही नहीं हो सकती है क्योंकि बिल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या रूल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी कोई मंतक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इतना डिवाइड है, तकसीम है कि कुछ जजेस रिक्यूज कर गए, कुछ इख्तलाफ कर गए, बेंच टूट गए, फैसले डाइसेंटिंग आ गए। डाइसेंटिंग आना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन डाइसेंटिंग फैसलों की बुनियाद पे केओस होना और इख्तलाफ इस हद तक होना कि एक दूसरे के खिलाफ फाइंडिंग्स आना कि ये फैसला दुरुस्त नहीं, ये फैसला दुरुस्त है, 3-2 नहीं 4-3 है, 4-3 नहीं 3-2 है, सर्कुलर आना, सर्कुलर के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जज का जवाब आना, रजिस्ट्रार को हटाना, चीफ जस्टिस का उसको बहाल करना, क्या कुछ नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट में, आप देखिए। जब इतना कुछ हो रहा है तो ये और शेर बन के सामने आएंगे, खेलेंगे और कहेंगे कि ठीक है जी, हमें हमें क्या फर्क पड़ता है, अभी सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या कर सकते हैं, इस वक्त तो तकसीम है, ये 3 जजेस हमारा क्या कर सकते हैं, इस वक्त माइंडसेट ये माइंडसेट। सर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात भी की, सवाल तो सिर्फ ये है पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जमहूरी जमातें हो या फिर हमारे मुअज़्ज़िज़
अदलिया हो, इदारे हों, आइन में तो लिखा है कि इलेक्शंस होने हैं, असेंबली तहलील हो जाए वक्त से पहले तो 90 रोज हैं, अगर वक्त पर हो तो फिर 60 रोज हैं। अभी ये कह रहे हैं हुकूमत के लोग कि आइन में ये लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क में इंतखाब एक ही रोज होगा, कहीं पर भी नहीं लिखा कि अलग अलग होगा। जनरल इलेक्शंस के हवाले से ये लिखा हुआ है कि जब भी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। और वो अंडरस्टूड बात है कि वो फिर जब जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं पूरे मुल्क में हो रहे हैं तो फिर वो एक ही दिन होते हैं, प्रैक्टिस भी यही है। लेकिन इस बार की सिचुएशन डिफरेंट है और आईन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। और ये इनको भी पता है लेकिन जानबूझ के कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पर खत्म होती है, मुद्दत पूरी करती है और उसके बाद खत्म होती है तो फिर 60 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं जो कि आम इंतखाबात होते हैं जो एक ही दिन में होते हैं। लेकिन अगर उससे पहले असेंबली तहलील हो जाए, यानी कि बाकी असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है, कोई एक असेंबली या दो असेंबलियां पहले तहलील हो जाती हैं अपनी मुद्दत से पहले, तो फिर 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने या इनके आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट बारहा इस चीज को इंडोर्स कर चुका हुआ है और आइन के आर्टिकल 224 की वर्डिंग भी बड़ी क्लियर है, उसमें कोई अभाम नहीं है। तो इलेक्शंस तो 90 दिन में होने हैं, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर असेंबली वक्त से पहले तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस ना कराओ और जनरल इलेक्शन की डेट का इंतजार करो और उतनी देर इंटरिम सेटअप चले जिसकी कोई वो लीगैलिटी नहीं है। 90 दिन से ऊपर तो इंटरिम सेटअप चल ही नहीं सकता, वो तो फिर जमहूरियत की नफी है। वो तो फिर ऐसे ही है कि जैसे कुछ लोग आके यहाँ पर उस असेंबली में केयर टेकर सेटअप में बैठ गए और उसके बाद फिर उन्होंने कब्जा कर लिया और फिर वो जा ही नहीं रहे हैं। वो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ है। वो तो फिर मार्शल लॉ की एक सूरत हाल ही है ना जी, कि केयर टेकर सेटअप में कुछ लोग बैठ गए हैं और 90 दिन से आगे का उनके पास कोई मैंडेट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो उससे आगे जा रहे हैं, जा रहे हैं और जा रहे हैं और कहते हैं कि जब तक जनरल इलेक्शन की डेट नहीं आएगी तब तक हम हुकूमत करेंगे। इसकी कोई गुंजाइश नहीं आई। हुकूमत का अब ये मौक़िफ़ भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की जो तारीख दी है, इससे 112 दिन गालिबन बनते हैं। 90 दिन से तो फिर बात तजावुज़ कर जाती है। तो फिर 90 दिन से जब बात ऊपर हो ही गई है, तो फिर जितनी भी जाए। फिर 10 साल भी जा सकती है, या 15 साल भी जा सकती है, या 2 साल या 1 साल भी जा सकती है। देखिए ये नहीं है बात। बात यह है कि 90 रोज में आपने करना था, अव्वल तो आपने नहीं किया, तो फिर अगर ये ऐसे ही करना है तो फिर आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने थे और आपने नहीं किए और आपने आइन से इनहराफ किया है और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया है तो फिर आप पे आर्टिकल 6 लग सकता है। अगर उसमें जो थोड़ी बहुत डिले हुई है उसको कंडोन किया गया, लीगल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो आपको वो मार्जिन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की और उन्होंने कहा है कि चले आप 90 दिन में नहीं कर सके, अब आप बेरेस्ट मिनिमम डिले के साथ इलेक्शंस करें। लेकिन उसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप 6 महीने आगे ले जाएं, आप 1 साल आगे ले जाएं, आप 2 साल आगे ले जाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं फिर तो आप सर्टनली आइन को तोड़ रहे हैं, उसकी सबवर्जन कर रहे हैं और फिर आर्टिकल 6 आप इनवाइट कर। लेकिन अभी इस वजह से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुकूमत वक्त ने करनी होती है और ये हुकूमत वक्त है। ये हुकूमत जब जाएगी, कोई और हुकूमत आएगी तो फिर मुमकिन तौर पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो पाएगी। सर वैसे क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है। जिन्होंने फैसला करना है कि इलेक्शंस करवाने हैं, नहीं करवाने, उनका मूड है इलेक्शंस में जाने का? नहीं, उनका कोई मूड लग नहीं रहा। फिलहाल तो हुकूमत का तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। और उस तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर वो हुकूमत को इस तरह से किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में सपोर्ट करेगी तो इस्टेब्लिशमेंट भी मुतनाज़ होगी। और खास तौर पे देखें ना, जब अवाम इतनी बड़ी तादाद में चाहते हैं कि इलेक्शंस हों और उसमें कोई गैर कानूनी गैर आईनी डिमांड या मुतालबा तो नहीं है। वो तो बड़ा सिंपल एक मुतालबा है कि जी इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवा दें। अब वो अगर हुकूमत वक्त कहती है कि नहीं करवाने और जो ताकतवर हल्के हैं वो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, तो जो भी अवाम के हक की नफी करेंगे वो मुतनाज़ होंगे, उनको उसका फिर नुकसान होगा। ठीक है। तो ये सोचना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट। लास्ट में जिस तरह आपने बताया कि मूड नहीं है उनका इलेक्शंस में जाने का और फैसला भी आ चुका है। तो बिलावल भुट्टो साहब भी इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि हालात जो हैं इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ की तरफ ही जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं? इमरान खान ने अच्छी बात कही थी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ तब लगता है कि जब एक वैक्यूम होता है पॉलिटिक्स में और जो
जमहूर होता है वो अपनी तमाम सियासी जमातों से मायूस होता है या इंडिफरेंट होता है, क्योंकि जो भी एक दो ऑप्शंस होता है, पाकिस्तान में इसी तरह के हालात थे ना कि दो ऑप्शंस थी, या पीएमएलएन है या फिर पीपल्स पार्टी है। फिर मार्शल लॉ आता था तो लोग दोनों से इतने पुरुम्मीद नहीं थे, तो वो मार्शल लॉ में कोई खैर का एलिमेंट ढूंढते थे, तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते थे और मिठाइयां भी बांट देते। लेकिन अभी वो हालत सिचुएशन है नहीं, मार्शल लॉ की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी अब। देखिए अभी तो जो हुकूमत 90 रोज से ऊपर इलेक्शंस को लेकर जा रही है उसके ऊपर प्रेशर है और वो मुतनाज़ा हो रही है और वो गैर मकबूल हो रही है। तो अगर कोई एक शख्स आ जाए और मार्शल लॉ आ जाए और वो आकर कहे कि अब तो मार्शल लॉ आ गया है, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है, और ये मार्शल लॉ जो है अब इसके तहत ही मामला आगे चलेंगे, तो और ज्यादा सख्त रद्द अमल अवामी आने का खदशा है। तो मेरे ख्याल में अभी वो स्टेज नहीं है पाकिस्तान में कि जिसमें मार्शल लॉ है, और अगर कोई मार्शल लॉ आता है तो उसकी रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग हो। सर लास्ट क्वेश्चन, मरियम नवाज शरीफ साहबा की तकरीरें हमने सुनी है, रिसेंट तकारीर में यही तासुर मिल रहा है कि वो अदालती शहीद बनने की गालिबन कोशिश कर रही हैं, बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर अदालती शहीद बनकर कुछ हासिल हो सकता है उनकी जमात को पॉपुलैरिटी की बेस पर? ऐसे तो नहीं मिलती शहादत सियासी या अदालती कि आप सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और उसके खिलाफ आप सख्त जबान का इस्तेमाल करें और जजेस को मुतनाज़िया बनाएं और उसके बाद फिर आपके खिलाफ कानूनी एक्शन हो तो आप दर्जा शहादत पे फाइज हो जाए या गाजी बन जाए। तो ये तो लोगों को समझ है। सिर्फ अदालत का फैसला आपके खिलाफ आने का मतलब नहीं है कि आप अदालती शहीद हो गए हैं या सियासी शहीद हो गए हैं। इस तरह तो फिर हर वो शख्स जिसके खिलाफ अदालत का कोई फैसला आता है, जिसको अदालत सजा सुनाती है या गिल्टी डिक्लेयर करती है, वो फिर अदालती शहीद है। फर्क है, अदालती शहीद वो शख्स है जिसके बारे में पब्लिक में एक आम परसेप्शन है कि इसने नहीं कुछ ऐसा गलत किया जिसकी सजा इसको दी जा रही है। मिसाल के तौर पे जुल्फिकार अली भुट्टो। अदालती शहीद वो शख्स होता है जिसके बारे में अवाम में एक आम तासुर होता है कि इसको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, वो अदालती शहीद हो सकता है। लेकिन अगर आप इनवाइट करते हैं, कोई ऐसा अमल करते हैं जो गैर कानूनी है और उसके नतीजे में आपके ऊपर फायर बैक होता है कानूनी तौर पे, और उसकी आपको कोई सजा मिलती है या उसका कोई एक्शन होता है, तो फिर आप अदालती शहीद नहीं कहलाए जाते मेरे ख्याल। सर थैंक यू सो मच।